नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बैंको एकेडमी सीकर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं परवीन राठौड़ आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नृत्यों में हमने पिछला पार्ट पढ़ा था जो राजस्थान के प्रमुख जो क्षेत्रीय लोक नृत्य थे 20 से 25 जो भी थे हमने सारे देखे। अब हम आज उसी पार्ट की यानी उसके आगे वाला जो पार्ट 2 है उसकी शुरुआत करते हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्यों के बाद में हमने देखा था कि नंबर 2 पर मैंने आपको बताया था व्यावसायिक लोक नृत्य। क्या बताया था? व्यावसायिक लोक नृत्य। नंबर 2 पर हमने चर्चा की थी मित्रों किसकी? व्यावसायिक लोक नृत्यों की। व्यावसायिक लोक नृत्य ऐसे लोक नृत्य जिनको जिनको करके है आजीविका चलाई जा सकती है, अपना एक व्यवसाय चलाया जा सकता है, कमाई की जा सकती है, वो व्यावसायिक श्रेणी में आते हैं। देखिए मुख्यतः मित्रों हम यहाँ पर 3 लोक नृत्यों की चर्चा करेंगे, जैसे आपके कच्छी घोड़ी है, तेरह ताली है या एक भवाई नृत्य है। 3 मुख्यतः नृत्य हैं व्यावसायिक में आते हैं। हालांकि इसके अलावा देखिए मित्रों जो कालबेलिया जाति के नृत्य हैं वो कालबेलिया भी व्यवसाय के रूप में करते हैं, लेकिन उन नृत्यों को हमें वहाँ पर है जब मैं आपको जातीय या जनजातीय नृत्य पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर पढ़ा दूंगा कालबेलिया जाति के नृत्य, वो जातीय में आ जाएंगे। ठीक है, प्रमुख रूप से 3 की चर्चा करेंगे यहाँ पर हम, भवाई, तेरह ताली और एक कच्छी घोड़ी। तो उनमें सबसे पहले जो नृत्य हैं आज 1 नंबर नृत्य हैं उसकी चर्चा करते हैं। देखिए नंबर 1 तेरह ताली नृत्य। सबसे पहला नृत्य कौन सा आपका? तेरह ताली नृत्य है। ठीक है, चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। तेरह ताली नृत्य बात की जाए, देखो तेरह ताली नृत्य की तो मैंने आपको बताया था मित्रों, ये नृत्य है जब मैंने आपको रामदेव जी पढ़ाया था उस समय बताया था रामदेव जी का जो मेला लगता है पोखरण में, तो रामदेव जी के मेले में है कांबड़िया जाति की महिलाओं द्वारा अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तेरह ताली नृत्य। तो ये तेरह ताली नृत्य कहाँ पर होता है? रामदेव जी के मेले में। रामदेव जी के मेले में कांबड़िया जाति की महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा होता है? रामदेव जी के मेले में कांबड़िया जाति की महिलाओं द्वारा अपने शरीर पर कितने मंजीरें बांधती है? 13 मंजीरें। कितने बांधती है? 13 मंजीरें बांधती है मित्रों। इन 13 मंजीरों की बात की जाए मित्रों तो ये 13 मंजीरें हैं। ये 9 मंजीरें तो अपने दाएं पांव पर, 9 मंजीरें तो दाएं पांव पर, एक एक मंजीरें अपनी कोहनियों पर बांधती हैं और एक एक मंजीरें अपने हाथों में लेती है। इस प्रकार टोटल हो जाते हैं 13 मंजीरें। तो रामदेव जी के मेले में कांबड़िया जाति की महिलाओं द्वारा 13 मंजीरें बांधकर जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं मित्रों? इसे तेरह ताली नृत्य कहते हैं। ठीक है मित्रों, इस नृत्य का जो उद्गम हुआ था, तेरह ताली नृत्य का उद्गम, आपसे पूछ लिया कि तेरह ताली नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ, तो इस नृत्य का उद्गम हुआ था मित्रों पादरला गांव से। कहाँ से हुआ था? पादरला गांव से। और पादरला गांव कहाँ पड़ता है आपका? पाली। कहाँ पड़ता है? पादरला गांव पड़ता है आपका पाली में। तो मित्रों इस नृत्य का उद्गम, तेरह ताली नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ? पादरला गांव। और पादरला गांव कहाँ पड़ता है? पाली में। ये मित्रों एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है, एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। कैसे किया जाता है? ये एकमात्र लोक नृत्य है, एकमात्र लोक नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। कैसे करते हैं? बैठ कर किया जाता है। एकमात्र ऐसा नृत्य, राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य जो बैठ कर किया जाता है वो कौन सा है मित्रों? वो नृत्य है, वो आपका तेरह ताली नृत्य माना जाता है। अब देखिए मित्रों इस नृत्य की जो नृत्यांगना है, इस नृत्य की नृत्यांगना, ये प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन हुई है? इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई है मांगी बाई। कौन हुई है?
मांगी बाई, ये प्रश्न कई बार आ चुका है मित्रों। मांगी बाई का संबंध किस नृत्य से है? मांगी बाई का संबंध मित्रों 13 ताली नृत्य से है। और मांगी बाई के अलावा भी देखो जैसे मोहनी, नारायणी, वो भी इसी नृत्य से संबंधित थी, लेकिन प्रसिद्ध नृत्यांगना नाम आता है मांगी बाई। मांगी बाई की बात की जाए मित्रों, ये मांगी बाई कहाँ की थी? तो इस मांगी बाई का जो जन्म है वो जन्म हुआ था बनीला, और बनीला गांव पड़ता है आपके चित्तौड़ में। तो इस मांगी बाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? इस मांगी बाई का जन्म है वो बनीला चित्तौड़ में। और इसका जो विवाह है, इसका विवाह है वह विवाह हुआ था मित्रों पादरला गांव के भैरुदास के साथ। किसके साथ हुआ था? पादरला गांव के भैरुदास। तो पादरला से उद्गम हुआ था इसका नृत्य का। तो पादरला गांव के भैरुदास के साथ, पादरला गांव के भैरुदास के साथ क्या हुआ था मित्रों? इसका विवाह हुआ था। किसका? मांगी बाई का। और ये मांगी बाई की बात की जाए मित्रों, तो इसी मांगी बाई ने इस नृत्य को है मित्रों मांगी बाई ने 1954 में एक गाड़िया लाहौर सम्मेलन हुआ था। कौन सा हुआ था? गाड़िया लाहौर सम्मेलन। 1954 में गाड़िया लाहौर सम्मेलन। गाड़िया लाहौर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़ में। कहाँ पर हुआ? चित्तौड़ में। तो चित्तौड़ में 1954 में एक गाड़िया लाहौर सम्मेलन हुआ था मित्रों। और इस गाड़िया लाहौर सम्मेलन में इस नृत्य को, इस मांगी बाई ने है इस नृत्य को किसके सामने किया था? नेहरू जी के सामने। किसके सामने किया था? नेहरू जी आए थे गाड़िया लाहौर सम्मेलन में, और नेहरू जी को भी प्रभावित किया था। किसको प्रभावित किया था? नेहरू जी को प्रभावित किया था। और इसी नृत्य के कारण मित्रों 1990 में है इस मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो मांगी बाई को कौन सा पुरस्कार मिला? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। इसी नृत्य के कारण मांगी बाई को है कौन सा पुरस्कार मिला था? 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा मांगी बाई ने मित्रों इस नृत्य को न सिर्फ राजस्थान में, न भारत में, बल्कि विदेशों में जैसे अमेरिका है, स्पेन है, हांगकांग है, कनाडा है, लंदन है, इटली है, इन सभी स्थानों पर भी है मांगी बाई ने इस नृत्य का क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। ये नृत्य है मित्रों आपका कौन सा? 13 ताली नृत्य। एक बार वापस देखिए, कहाँ? रामदेव जी के मेले में होता है। किसके द्वारा? कामड़िया जाति के महिलाओं द्वारा। ये प्रश्न भी आया है, कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य। अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांध कर ये नृत्य करती है। 9 मंजीरें दाएं पांव पर, एक एक अपनी कोहनियों पर, एक एक हाथों में 13 मंजीरें लेकर नृत्य करती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 13 ताली नृत्य। इस नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ? पादरला गांव पाली से। एकमात्र नृत्य जो बैठ कर किया जाता है वह 13 ताली नृत्य है। इस नृत्य की नृत्यांगना कौन थी? मांगी बाई। कहाँ की थी ये? इसका जन्म तो बनीला चित्तौड़ में हुआ था, लेकिन इसका विवाह है पादरला गांव के भैरोदास के साथ हुआ था। मांगी बाई ने इस नृत्य को है 1954 में गाड़िया लाहौर सम्मेलन जो चित्तौड़ में हुआ था, उस गाड़िया लाहौर सम्मेलन में नेहरू जी के सामने किया था। नेहरू जी के सामने किया था और नेहरू जी भी है प्रभावित हुए थे। फिर 1990 में है इसी नृत्य के लिए है मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। मांगी बाई ने 13 ताली नृत्य को न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में अमेरिका, लंदन, स्पेन, इटली, हांगकांग, कनाडा आदि स्थानों पर भी किया था। तो ये है मित्रों आपका कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। इसके 2 प्रश्न याद करने, एक तो कामड़िया जाति का द्वारा नृत्य कौन सा है? 13 ताली, कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा। और मांगी बाई का संबंध किससे है? 13 ताली नृत्य से। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े मित्रों। ये पहला है व्यावसायिक लोक नृत्यों में 13 ताली। अब आइए मित्रों, नेक्स्ट कौन सा है व्यावसायिक लोक नृत्यों में? नंबर 2 व्यावसायिक में कौन सा आ गया आपका? भवाई लोक नृत्य। कहाँ का है? भवाई। देखिए मित्रों, भवाई लोक नृत्य है ये मूलतः कहाँ का था?
भवाई लोक नृत्य मूलतः था गुजरात का। कहाँ का था? मूलतः था ये गुजरात का, मूलतः गुजरात का था। लेकिन राजस्थान में भवाई नृत्य है जो गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र है, मेवाड़ वाला। तो राजस्थान में गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र मुख्यतः जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है, इस मेवाड़ वाले क्षेत्र में मुख्यतः आप जिला का नाम लो तो जिला आएगा इसमें उदयपुर। तो मेवाड़ वाले क्षेत्र में भवाई नृत्य है ये किया जाता है, मूलतः गुजरात का था। और गुजरात में इसको भवाई नृत्य नहीं कहते थे मित्रों, गुजरात में एक मटका नृत्य था, अर्थात सिर पर मटका लेकर किया जाता था। गुजरात में ये क्या था? सिर्फ एक मटका नृत्य था, सिर पर मटका लेकर किया जाता था। लेकिन यहाँ पर मित्रों मेवाड़ की एक जाति है भवाई। मेवाड़ की कौन सी जाति है? भवाई। और मेवाड़ में आते ही मेवाड़ की भवाई जाति के द्वारा ये सर्वाधिक किया गया। मेवाड़ की भवाई जाति के द्वारा सर्वाधिक किए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? भवाई नृत्य। क्या पड़ गया? भवाई नृत्य। मेवाड़ की भवाई जाति द्वारा करने के कारण इसका नाम पड़ गया भवाई। देखो मित्रों, जो भवाई नृत्य है ये व्यावसायिक नृत्यों में सबसे लोकप्रिय माना गया इसको। व्यावसायिक जो नृत्य है मित्रों, इन्हें व्यावसायिक नृत्यों में सबसे लोकप्रिय है, वो किसको माना गया है? भवाई नृत्य को माना गया है सबसे लोकप्रिय। तो व्यावसायिक नृत्यों में सबसे लोकप्रिय नृत्य, व्यावसायिक नृत्यों में सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है मित्रों? ये है आपका भवाई नृत्य। कौन सा है? भवाई नृत्य है, जो गुजरात का मटका नृत्य था, मेवाड़ की भवाई जाति द्वारा किए जाने के कारण इसको भवाई नृत्य नाम दिया गया। देखिए मित्रों, इस भवाई नृत्य का जो राज्य में प्रवर्तक है, भवाई नृत्य का राज्य में प्रवर्तक कौन है? तो भवाई नृत्य का जो राज्य में प्रवर्तक है वो है केकड़ी अजमेर का। केकड़ी अजमेर का है एक नागोजी या बागोजी जाट। तो इसका प्रवर्तक है वो केकड़ी अजमेर का, केकड़ी अजमेर का। नागोजी या बागोजी, नागोजी या बागोजी जाट। हाँ, भवाई नृत्य के राजस्थान में प्रवर्तक कौन है? पूछ ले। तो भवाई नृत्य का राजस्थान में प्रवर्तक कौन है मित्रों? केकड़ी अजमेर का नागोजी या बागोजी जाट इसका क्या है मित्रों? प्रवर्तक है। देखिए मित्रों, जो भवाई नृत्य है, इसी भवाई नृत्य की बात की जाए तो इसी भवाई नृत्य पर शांता गांधी ने एक नाटक लिखा था, जस्मा ओडम या आम आदमी के संघर्ष की कथा। उस जस्मा ओडम को भारत के बाहर विदेशों में भी मंचित किया गया था। तो भवाई नृत्य पर शांता गांधी ने, किसने? शांता गांधी ने भवाई नृत्य पर शांता गांधी ने कौन सा नाटक लिखा? जस्मा ओडम। कौन सा लिखा था? जस्मा ओडम। तो भवाई नृत्य पर शांता गांधी ने कौन सा नाटक लिखा था? शांता गांधी ने जस्मा ओडम नाटक लिखा। इसको कह सकते हैं आप जस्मा ओडम या आम आदमी के संघर्ष की कथा भी बोल सकते हैं आपको। तो शांता गांधी ने भवाई नृत्य पर कौन सा नाटक लिखा? जस्मा ओडम, जिसको भारत के बाहर विदेशों में भी मंचित किया गया। ये भारत के बाहर मित्रों है, विदेशों में भी क्या हुआ था? ये मंचित हुआ था, विदेशों में भी इसका क्या हुआ था? मंचन हुआ था, प्रदर्शन हुआ था। अब देखिए मित्रों, जो भवाई नृत्य है एक नृत्य नाटक के रूप में किया जाता है। इसमें जो यहाँ पर इस नृत्य को करते हैं वो है मंच पर अपना है परिचय नहीं देते हैं। मंच पर है ये भवाई नृत्य के जो नर्तक है वो मंच पर अपना परिचय नहीं देते हैं। और इस नृत्य को करते समय है मित्रों अलग अलग प्रकार की क्रियाएं की जाती है। भवाई नृत्य में है एक क्रिया नहीं होती है। इस नृत्य को करते समय जो नर्तक है वो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं। जैसे देखिए मित्रों, किसी पगड़ी को ये हवा में फैलाते हैं और उस पगड़ी से कमल के फूल जैसी संरचना बनाते हैं। तो पगड़ी को हवा में फैलाकर, पगड़ी को हवा में फैलाकर, पगड़ी को हवा में फैलाकर कमल के फूल जैसी संरचना बनाना, कमल के फूल जैसी संरचना बनाना, अलग अलग क्रियाएं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1,
इसी नृत्य में जो नर्तक है वो 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। तो 7-8 मटके सिर पर रखकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो 7-8 मटके सिर पर रखकर क्या करते हैं? नृत्य। इसी नृत्य में जो नर्तक है वो जो रुमाल है वो जमीन पर रखी जाती है और नृत्य करते समय रुमाल को है अपने मुंह से उठाते हैं। तो जमीन पर रखी रुमाल को मुंह से उठाते हैं, मुंह से उठाना। तो नृत्य करते समय जमीन पर रखी रुमाल को अपने मुंह से उठाना। इसी नृत्य में जो नर्तक है मित्रों वो गिलास पर नाचते हैं। किस पर नाचते हैं? गिलास पर नाचना। इसी नृत्य में जो नर्तक है मित्रों वो कांच के टुकड़ों पर नाचते हैं। किस पर नाचते हैं? कांच के टुकड़ों पर नाचना। कांच के टुकड़ों पर नाचना। इसी नृत्य में जो नर्तक है मित्रों वो तलवार की तेज धार पर नाचते हैं। तलवार की तेज धार पर नाचना। तलवार की तेज धार पर नाचना। ये सारी क्रियाएं मित्रों किस नृत्य में होती है? ये सारी क्रियाएं हैं आपके भवाई नृत्य में होती है। किस में होती है? भवाई नृत्य में होती है। तो भवाई नृत्य देखिए मित्रों, मेवाड़ का प्रसिद्ध है, राजस्थान में। मूलतः कहाँ का था? गुजरात का। व्यावसायिक नृत्यों में सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? भवाई नृत्य। इसके प्रवर्तक कौन है? केकड़ी अजमेर के नागोजी या बागोजी जाट। मूलतः ये गुजरात का मटका नृत्य था, मेवाड़ की भवाई जाति के द्वारा करने के कारण भवाई नृत्य कहलाया। ठीक है। शांता गांधी ने इसी भवाई नृत्य पर जसमाओडम एक नाटक लिखा जो भारत के बाहर विदेशों में भी मंचित किया। इस भवाई नृत्य में जो नर्तक है वो है मंच पर अपना है परिचय नहीं देते हैं, अलग अलग प्रकार की क्रिया करते हैं। जैसे पगड़ी को हवा में फैलाकर कमल के फूल जैसी संरचना बनाना, 7-8 मटके सिर पर रख के नृत्य करते हैं। रुमाल जो जमीन पर की होती है उसको नृत्य करते समय मुंह से उठाना, गिलास पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, तलवार की तेज धार पर नाचना। ये सारी क्रिया किस में होती है मित्रों? भवाई नृत्य में। थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं मित्रों, भवाई नृत्य के बारे में देखना। हाँ, इसी नृत्य के बारे में और देखें तो मित्रों देखिए भवाई नृत्य के बारे में। इसी नृत्य में जो भवाई नृत्य है मित्रों, इस भवाई नृत्य को जो प्रसिद्धि दिलाई थी भारतीय लोक कला मंडल का जो अध्यक्ष था, भारतीय लोक कला मंडल के अध्यक्ष थे मित्रों। तो भवाई नृत्य को, हाँ, भवाई नृत्य को प्रसिद्धि भवाई नृत्य को प्रसिद्धि है। इस भवाई नृत्य को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक थे। भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक, भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक कौन थे? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कहाँ पर की थी? उदयपुर में। कहाँ पर की थी? उदयपुर में की थी। जब हम हस्तकला पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक इस भवाई नृत्य को क्या दिलाई थी? प्रसिद्धि दिलाई थी। और कहते हैं कि मित्रों जयपुर की बाल कलाकार थी। कहाँ की थी? जयपुर की एक बाल कलाकार थी अस्मिता कल्ला। कौन थी? जयपुर की बाल कलाकार अस्मिता कल्ला। इस अस्मिता कल्ला ने अपने सिर पर 108 मटके रखकर, कितने? 108 मटके रखकर अपना जो नाम है वो अपना नाम है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। अपना नाम किस में दर्ज कराया? लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। तो अस्मिता कल्ला ने इस नृत्य के अंतर्गत अपने सिर पर 108 मटके रखकर अपना नाम किस में दर्ज कराया? लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। इसके अलावा देखिए मित्रों जो भवाई नृत्य हैं, इस भवाई नृत्य के जो प्रमुख नर्तक पूछ ले
कि इस भवाई नृत्य के जो प्रमुख नर्तक है वो प्रमुख नर्तक कौन कौन है। तो देखिए मित्रों, इसके नर्तक आता है रूप सिंह शेखावत। कौन कौन आते हैं? रूप सिंह शेखावत इसी नृत्य के नर्तक। इसी नृत्य का आता है दयाराम भील। दयाराम भील, इस दयाराम भील के माध्यम से ही मित्रों यहाँ पर है भवाई नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई थी किसने? इसी दयाराम साहनी ने। ठीक है, इसके अलावा देखिए मित्रों, दयाराम भील के अलावा यहाँ पर आता है पुष्पा व्यास, जोधपुर की थी, प्रथम महिला भवाई नर्तका थी पुष्पा व्यास, जोधपुर की। तारा शर्मा, तारा शर्मा, प्रदीप शर्मा, एक आता है सांगीलाल सांगड़िया। कौन आता है? सांगीलाल सांगड़िया। ये सारे नाम है मित्रों इसी नृत्य से संबंधित है। ये सांगीलाल सांगड़िया। तो भवाई नृत्य को प्रसिद्धि है भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक इस दयाराम भील के माध्यम से दिलाई। ठीक है मित्रों, इसके पश्चात मित्रों देखिए मित्रों, इसी नृत्य में जयपुर की बाल कलाकार थी अस्मिता कल्ला, जिसने अपने सिर पर 108 मटके रखकर अपना नाम किस में दर्ज कराया? लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया था। इस नृत्य के प्रमुख नर्तक कौन है मित्रों? रूप सिंह शेखावत, दयाराम भील, पुष्पा व्यास, तारा शर्मा, प्रदीप शर्मा, सांगीलाल सांगड़िया। ठीक है मित्रों, तो ये आपका कौन सा होता है? भवाई नृत्य। इसके पश्चात देखिए मित्रों, एक नृत्य आता है आपका कच्छी घोड़ी नृत्य। कौन सा आता है? कच्छी घोड़ी नृत्य। नेक्स्ट लोक नृत्य कौन सा आपका? कच्छी घोड़ी नृत्य। देखिए मित्रों, जो कच्छी घोड़ी नृत्य है ये मुख्यतः है एक तो शेखावाटी का प्रसिद्ध। कहाँ का है? शेखावाटी। और फिर आता है आपका नागौर, शेखावाटी व नागौर। कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी व नागौर। नागौर की बात की जाए तो आपका जो डीडवाना है वाला पर्वतसर वाला क्षेत्र है, कुचामन डीडवाना पर्वतसर। तो कुचामन डीडवाना पर्वतसर में मुख्यतः मित्रों उन्हीं क्षेत्रों का प्रसिद्ध है ये। शेखावाटी का भी नाम आता है इसमें। तो शेखावाटी और नागौर का प्रसिद्ध है कच्छी घोड़ी नृत्य। यानी विवाह के अवसर पर लोगों के मनोरंजन के रूप में ये नृत्य किया जाता है। विवाह के अवसर पर लोगों के मनोरंजन के रूप में, इसके अलावा अपनी आजीविका चलाने के लिए जो नर्तक है ये नृत्य करते हैं। ठीक है, देखिए मित्रों, जो कच्छी घोड़ी नृत्य है वो है विवाह के अवसर पर जो नर्तक है वो अपने शरीर पर अपना जो कमर है उस कमर पर एक काठ की घोड़ी बांधते हैं। काठ यानी लकड़ी की घोड़ी। तो अपनी कमर पर काठ या लकड़ी की घोड़ी बांधकर, कमर पर काठ की घोड़ी, काठ की मतलब लकड़ी की घोड़ी बांधकर ये नृत्य कैसे करते हैं मित्रों? कच्छी घोड़ी नृत्य है वो नर्तकों के द्वारा है। अपनी कमर पर है एक काठ की घोड़ी बांधी जाती है और लकड़ी की घोड़ी बनाकर बांधते हैं, फिर ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र है, कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो देखो थाली, बांकिया व झांझ। और मित्रों इस झांझ का प्रश्न एग्जाम में आ रखा है। झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो किस नृत्य को करते समय किया जाता है? तो झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग है कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय किया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ रखा है, ध्यान रखना। तो मित्रों कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय मुख्यतः थाली, बांकिया और झांझ वाद्य यंत्रों का क्या होता है मित्रों? प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मित्रों, इस कच्छी घोड़ी नृत्य में जो टोटल नर्तक है वो नर्तक कितने होते हैं? कच्छी घोड़ी नृत्य में टोटल नर्तक कितने होते हैं? टोटल नर्तक होते हैं मित्रों 8। कितने होते हैं? 8 नर्तक होते हैं। और 4-4 लोगों की एक पंक्ति होती है। 4 लोग एक पंक्ति में होते हैं और 4 उनके सामने खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार 2 पंक्तियों में 8 नर्तक होते हैं। और मित्रों ये 8 नर्तक इस प्रकार नृत्य करते हैं कि कभी तो एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, कभी एक दूसरे से बाहर वापस निकल जाते हैं। यानी 4-4 व्यक्ति आगे पीछे इस प्रकार होते हैं, कभी वापस मिल जाते हैं और कभी वापस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और इनका इस पंक्ति का बनना और बिगड़ना
इस प्रकार लगता है जैसे कमल का फूल खिल रहा हो, जैसे कमल का फूल खिल रहा हो, इसलिए इस नृत्य का नाम पड़ गया। ये नृत्य कमल का फूल है, उसकी जो पैटर्न कला बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो अच्छा प्रश्न है मित्रों, ऐसा नृत्य जो कमल के फूल की पैटर्न कला बनाने के लिए प्रसिद्ध है, या ऐसा नृत्य जिसमें नर्तक जब नृत्य करते हैं तो कमल के फूल जैसे खिलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया। ये नृत्य है मित्रों कमल के फूल की, कमल के फूल की पैटर्न कला बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा नृत्य जो कमल के फूल की पैटर्न कला बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अब वो कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य। इसमें मित्रों नर्तक कितने होते हैं? 8 नर्तक होते हैं, और इस नृत्य को करते समय गीत गाए जाते हैं। वो गीत है देखो, रसाला, रमगारिया, रसाला, रमगारिया, बींद, बींद व लश्करिया, व लश्करिया, ये सारे गीत हैं मित्रों, इसी नृत्य को करते समय गाए जाते हैं, व लश्करिया। तो कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय कौन कौन से गीत गाते हैं? रसाला, रसाला, रमगारिया, बींद व लश्करिया, ये सारे गीत मित्रों कच्ची घोड़ी करते समय गाए जाते हैं। तो एक बार वापस देख लीजिए कच्ची घोड़ी नृत्य को। शेखावाटी और गणगौर के शेखावाटी और जो नागौर का क्षेत्र है, उस क्षेत्रों में विवाह के अवसर पर मनोरंजन के रूप में ये नृत्य करते हैं, और कमर पर काठ या लकड़ी की घोड़ी बांधकर यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को करते समय जो वाद्य यंत्र है मित्रों, वो थाली, बांकिया और झांझ मुख्यतः ध्यान रखना, ये प्रयोग किए जाते हैं। इस नृत्य में टोटल नर्तक 8 होते हैं, 4-4 लोगों का समूह होता है, और ये नर्तक एक दूसरे में इस प्रकार बनते और बिगड़ते हैं जैसे कमल का फूल खिल रहा हो, इसलिए इसका नाम पड़ गया। कमल के फूल की पैटर्न कला बनाने के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? वो कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। इस कच्ची घोड़ी नृत्य को करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? रसाला, रमगारिया, बींद और लश्करिया, ये गीत मित्रों है कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाते हैं। तो मित्रों इस प्रकार ये हमारे कौन से नृत्य पूरे होते हैं? ये हमारे यहाँ पर एक प्रकार से व्यावसायिक नृत्य पूरे होते हैं। इसके पश्चात अब हम जातीय नृत्यों की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए मित्रों, ये होते हैं हमारे यहाँ पर कौन से कंप्लीट हो गए? ये हो गए आपके जो व्यावसायिक लोक नृत्य हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं मित्रों, नंबर 3 था हमारा जातीय या जनजातीय नृत्य। जाति विशेष या जो जनजातियों के नृत्य हैं उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, और इनमें मित्रों हम सबसे पहले चर्चा करते हैं, भीलों के नृत्य। किसकी चर्चा करते हैं? सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मित्रों भीलों के नृत्य। जातीय या जनजातीय में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मित्रों किसकी? भीलों के नृत्यों की आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भीलों के नृत्यों में मित्रों जो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहले जो नृत्य की चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले नृत्य की चर्चा करेंगे हम गौरी नृत्य की, क्योंकि भीलों का सबसे बड़ा नृत्य, भीलों का सबसे बड़ा नृत्य है मित्रों गौरी नृत्य है। तो उसी गौरी नृत्य की चर्चा करेंगे। तो हम जातीय या जनजाति में से अलग अलग भीलों के, गरासियों के, सहरिया जनजाति, कथोड़ी जनजाति, गुजरों के जो भी है, माड़ी है, मीणा है, बंजारा है, कालबेली है, सारी जितनी भी जाति जनजातियाँ हैं उन सारों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा है मित्रों? इसमें है गौरी नृत्य। गौरी नृत्य है मित्रों, देखिए मित्रों भीलों का सबसे बड़ा नृत्य। आपसे पूछ ले कि भीलों का सबसे बड़ा नृत्य, भील जाति के पढ़ रहे हम, तो भीलों का सबसे बड़ा नृत्य पूछ ले आपको, तो मित्रों भीलों का सबसे बड़ा नृत्य पूछ ले तो कौन सा है मित्रों? भीलों का सबसे बड़ा नृत्य है मित्रों गौरी नृत्य है। देखिए मित्रों जो गौरी नृत्य है वो एक नाटक के रूप में प्रस्तुत होता है। कैसे होता है? एक नाटक के रूप में प्रस्तुत होता है ये, यानी जो नृत्य है इस नाटक के रूप में खेला जाता है, इसलिए इसको लोक नाट्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? इसको लोक नाट्य, इसको लोक नाट्य की श्रेणी में भी ले सकते हैं आप, इसको लोक नाट्य भी बोलते हैं क्योंकि नाटक के रूप में प्रस्तुत होता है। भीलों का सबसे बड़ा ये नृत्य माना गया है, भीलों का सबसे बड़ा लोक नाट्य माना गया है, जो देखिए मित्रों रक्षाबंधन से शुरू होता है। कब होता है? रक्षाबंधन से, और रक्षाबंधन से शुरू होकर ये चलता है आश्विन कृष्णा नवमी तक।
आश्विन कृष्णा नवमी तक, रक्षाबंधन से शुरू होकर आश्विन कृष्णा नवमी तक टोटल दिनों की संख्या की बात की जाए तो 40 दिन तक। कितने दिन तक चलता है ये लोक नृत्य? 40 दिन। तो भीलों का सबसे बड़ा लोक नृत्य, लोक नाट्य जो नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वो कौन सा है? गौरी नृत्य। कितने दिन चलता है? 40 दिन तक चलता है। जो रक्षाबंधन आती है श्रावण पूर्णिमा की, उससे लेकर आश्विन कृष्णा नवमी तक है मित्रों, ये 40 दिनों तक ये नृत्य किया जाता है। अब देखिए मित्रों, आगे बढ़े इसी नृत्य के बारे में चर्चा करें तो ये नृत्य है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य पूछ ले वो कौन सा है? गौरी नाट्य है। और गौरी नाट्य को राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य होने के कारण इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य, सबसे प्राचीन लोक नाट्य, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य पूछ ले आपको तो कौन सा है मित्रों? वो गौरी नाट्य है। कौन सा है? गौरी नाट्य। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसीलिए मित्रों इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं इसे, लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य होने के कारण गौरी नाट्य को क्या कहते हैं? लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं। और मित्रों जो गौरी नाट्य है ये पूरे भारत का, राजस्थान का नहीं, पूरे भारत का एकमात्र ऐसा लोक नाट्य है जो दिन में प्रदर्शित होता है। बाकी लोक नाट्य रात्रि में होते हैं और ये लोक नाट्य कब होता है? दिन में। तो पूरे भारत का एकमात्र लोक नाट्य, पूरे भारत का एकमात्र लोक नाट्य जो कब प्रदर्शित होता है मित्रों? जो दिन में प्रदर्शित होता है, जो दिन में प्रदर्शित होता है वो कौन सा है? वो गौरी नाट्य है। कौन सा है? गौरी नाट्य। तो पूरे भारत का एकमात्र लोक नाट्य जो दिन में प्रदर्शित होता है, तो पूरे भारत का एकमात्र लोक नाट्य जो दिन में प्रदर्शित होता है वो कौन सा है मित्रों? वो गौरी नाट्य है। कौन सा है? वो गौरी नाट्य है। वो आपको ध्यान में रखना है। ये भीलों का ऐसा नृत्य है मित्रों जो भीलों की धार्मिक आस्था का प्रतीक है, भीलों के पुनर्जन्म का प्रतीक है। ठीक है, तो भीलों की पुनर्जन्म का, जन्म मरण का, धार्मिक आस्था का प्रतीक जो नृत्य है वो कौन सा है मित्रों? ये गौरी नाट्य है। कौन सा है? गौरी नाट्य। अब देखिए मित्रों जो गौरी नाट्य है, इस गौरी नाट्य का जो मुख्य पात्र है, गौरी नाट्य का मुख्य पात्र, ये मुख्य पात्र कौन होता है? शिव। कौन होता है? गौरी नाट्य का जो मुख्य पात्र है शिव को माना गया है। और इस गौरी नाट्य में जो शिव बना हुआ पात्र होता है, जो भगवान शिव का रोल करता है, उसको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौरी नाट्य में जो भगवान शिव बनता है उस शिव बने हुए पात्र को क्या कहते हैं? उस शिव बने हुए पात्र को कहते हैं मित्रों पुरिया। क्या कहते हैं? पुरिया। गौरी नाट्य में जो मुख्य पात्र होता है भगवान शिव, और भगवान शिव बने हुए पात्र को क्या कहते हैं? पुरिया। जबकि जो अन्य पात्र होते हैं उन अन्य पात्रों को खेल्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? खेल्ले। अन्य पात्र खेल्ले कहलाते हैं। एक बार वापस देखिए, बहुत बड़ा नृत्य है मित्रों। भीलों के नृत्यों में सबसे बड़ा नृत्य, सबसे बड़ा लोक नाट्य गौरी नाट्य है भीलों का, जो एक नाटक के रूप में प्रस्तुत होता है, इसलिए इसको लोक नाट्य भी कहते हैं। रक्षाबंधन से आश्विन कृष्णा नवमी तक 40 दिनों तक चलता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, इसलिए इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं। ये पूरे भारत का एकमात्र लोक नाट्य है मित्रों जो दिन में प्रदर्शित होता है। ठीक है, इसका जो मुख्य पात्र है वो भगवान शिव को माना गया है, और शिव बना हुआ पात्र क्या कहलाता है मित्रों? इसमें, इस नृत्य में पुरिया कहलाता है, जबकि अन्य पात्र क्या कहलाते हैं? जबकि अन्य पात्र खेल्ले कहलाते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मित्रों, इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। इसी में देखिए मित्रों, ये जो नृत्य है गौरी नृत्य जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसका नाम गौरी नृत्य क्यों पड़ा या गौरी नाट्य क्यों पड़ा? गौरी नृत्य या गौरी नाट्य क्योंकि भगवान शिव की जो पत्नी थी गौरी, भगवान शिव की पत्नी पार्वती थी, उस पार्वती को है मित्रों गौरी भी बोलते थे, और पार्वती को गौरी बोलते थे। उसी के नाम पर, गौरी के नाम पर क्या पड़ गया? ये गौरी से पड़ गया, गौरी नृत्य पड़ गया।
पार्वती को इस नृत्य में राई भी बोला गया। क्या बोला गया मित्रों? पार्वती को इस नृत्य में है राई भी बोला गया। इसलिए आप गौरी नृत्य का उपनाम जानना चाहो तो इसका उपनाम राई नृत्य भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? राई नृत्य। पार्वती को राई बोला गया इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राई नृत्य। अब देखिए मित्रों, जो गौरी नृत्य का जो मुख्य सूत्रधार है, उस नृत्य को करने वाला जो मुख्य सूत्रधार है, उस मुख्य सूत्रधार को कहते हैं कुटकड़िया। क्या कहते हैं? गौरी नृत्य के मुख्य सूत्रधार को क्या कहते हैं? कुटकड़िया। गौरी नृत्य में जो मुख्य सूत्रधार है उसको क्या कहते हैं? कुटकड़िया। जबकि एक पात्र और होता है झामट्या। कौन होता है? झामट्या। ये झामट्या नाम का जो पात्र है, ये झामट्या नाम का पात्र है मित्रों, लोक भाषा में कविताएं बोलता है। क्या बोलता है? लोक भाषा में कविताएं बोलता है। एक पात्र है झामट्या, वह झामट्या क्या बोलता है मित्रों? लोक भाषा में कविताएं बोलता है। और कुटकड़िया है, इन कविताओं को दोहराता है। कुटकड़िया इन कविताओं को क्या करता है? दोहराता है। और कभी कभी ये कुटकड़िया बीच में जोकर का रोल भी निभाता है। क्या बनता है? बीच में जोकर बनता है, हंसाने का कार्य करता है नाटक के बीच में। तो एक बार वापस देखना, गौरी नृत्य इसी में देखिए इसका जो सूत्रधार है वो सूत्रधार है, मुख्य नाटक का कर्ता धर्ता कौन है? कुटकड़िया। और इसी नृत्य में जो अन्य पात्र है उस पात्र का क्या नाम है? झामट्या। और झामट्या नाम का जो पात्र है ये कविताएं बोलता है। क्या है? ये कविताएं बोलता है। और इन कविताओं को दोहराने का काम कौन करता है? कुटकड़िया। और कुटकड़िया बीच बीच में क्या करता है? बीच बीच में ये जोकर बनने का काम भी कौन करता है मित्रों? ये कुटकड़िया ही करता है। ठीक है, अब देखिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी गौरी नृत्य में बात करें मित्रों, इसी गौरी नृत्य में जो विभिन्न प्रसंग आते हैं, इन विभिन्न प्रसंगों को जोड़ने वाला जो सामूहिक नृत्य है, गौरी नृत्य में विभिन्न प्रसंगों को जोड़ने वाला सामूहिक नृत्य क्या कहलाता है? सामूहिक नृत्य। तो गौरी नृत्य में विभिन्न प्रसंगों को जोड़ने वाले सामूहिक नृत्य को कहते हैं मित्रों गौरी की घाई। क्या कहते हैं? गौरी की घाई। तो गौरी नृत्य में विभिन्न प्रसंगों को आपस में जोड़ने वाले सामूहिक नृत्य को क्या कहते हैं? गौरी नृत्य में विभिन्न प्रसंगों को आपस में जोड़ने वाले सामूहिक नृत्य को गौरी की घाई कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरी की घाई या गौरी की गम्मत। गौरी की घाई या क्या कहते हैं? गौरी की गम्मत कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए मित्रों, इसी नृत्य की बात की जाए तो ये नृत्य है, इसमें मुख्य पात्र जो शिव होता है। तो ये नृत्य किस पर आधारित है? शिव और एक भस्मासुर था, इस शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। पूछ ले कि कौन सा नृत्य है वो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। कौन सा नृत्य है वो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है मित्रों? तो गौरी नृत्य मित्रों शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। अर्थात इसमें जो एक शिव नाम का जो पात्र होता है, ये शिव नाम का पात्र है मित्रों, एक स्थान पर जो बड़ा सा एक त्रिशूल लेकर, भगवान शिव का जो त्रिशूल है उस त्रिशूल को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है। बाकी के जो सभी पात्र है वो सभी पात्र उस शिव बने हुए पात्र के चारों तरफ चक्कर लगा लगा कर क्या करते हैं मित्रों? नृत्य करते हैं। तो इसमें शिव और भस्मासुर की जो कथा थी उस कथा का मंचन किया जाता है इसी नृत्य में। तो ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है अगला कि शिव और भस्मासुर की जो कथा है उस कथा पर आधारित नृत्य कौन सा है मित्रों? ये आपका गौरी नृत्य है। कौन सा है? गौरी नृत्य। इसी गौरी नृत्य पर भानु भारती ने एक नाटक लिखा था पशु गायत्री। कौन सा लिखा था? पशु गायत्री। तो गौरी नृत्य पर भानु भारती ने कौन सा नाटक लिखा था? भानु भारती ने पशु गायत्री नामक नाटक लिखा था। कौन सा लिखा था? भानु भारती ने पशु गायत्री नामक नाटक लिखा था। तो गौरी नृत्य पर भानु भारती ने कौन सा लिखा था? पशु गायत्री नाटक। जबकि हमने देखो पीछे पढ़ा था भवाई नृत्य में शांता गांधी ने कौन सा लिखा था? भवाई नृत्य पर शांता गांधी ने नाटक लिखा था ना, जसमाउड्डम। कौन सा लिखा था? जसमाउड्डम। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं मित्रों। तो भवाई नृत्य पर शांता गांधी ने क्या लिखा था? जसमाउड्डम। और यहाँ पर है भानु भारती ने गौरी जो नृत्य इस पे कौन सा नाटक लिखा है? पशु गायत्री नामक नाटक लिखा है। तो ये ध्यान में रखने, ठीक है।
तो ये हमारा गौरी नृत्य पूरा होता है। एक बार वापस देख लीजिए। इसका मुख्य सूत्रधार कुटकड़िया होता है। जामटिया नाम का जो पात्र है वो कविताएं बोलता है और उन कविताओं को दोहराता कौन है? कुटकड़िया। बीच बीच में कुटकड़िया जोकर भी बनता है। गौरी नृत्य में विभिन्न प्रसंगों को जोड़ने वाला सामूहिक नृत्य क्या कहलाता है? गौरी की घाई या गौरी की गम्मत कहलाता है। ये नृत्य शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव नाम का पात्र एक स्थान पर त्रिशूल लेकर बैठ जाता है, उसके चारों तरफ सभी है जो नर्तक है वो चारों तरफ चक्कर लगाते हुए नृत्य करते हैं। और इसी गौरी नृत्य पर मित्रों भानु भारती द्वारा है पशु गायत्री नामक है लोक नाट्य की रचना की गई थी। तो ये भिल्लों का सबसे बड़ा जो नृत्य है मित्रों, ये गौरी नृत्य है, वो यहाँ पर क्या हो जाता है मित्रों? कंप्लीट होता है। इसके बाद में मित्रों हम भिल्लों के जो छोटे छोटे नृत्य हैं बाकी बचते हैं, उनकी अब चर्चा करते हैं। अब देखिए मित्रों, भिल्लों के जो नेक्स्ट हमारे जो लोक नृत्य बचते हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। एक बार देखिए, नेक्स्ट छोटे छोटे नृत्य देखो मित्रों, भिल्लों के सूकर नृत्य। भिल्लों का एक नृत्य पढ़ लिया हमने, कौन सा? गौरी नृत्य। अब छोटे छोटे नृत्य बचते हैं। देखो भिल्लों का जो दूसरा नृत्य है वो कौन सा है? सूकर नृत्य। नाम से स्पष्ट है देखो मित्रों, सूकर नृत्य या सुअर नृत्य भी बोल सकते हो आप। तो इसमें देखो भिल्लों में ये नृत्य करते हैं मित्रों, तो ये नृत्य है सुअर का मुखौटा लगाकर, सुअर का मुखौटा लगाकर किया जाता है। देखो मित्रों, एक व्यक्ति है मित्रों, इसमें क्या बनता है? सुअर, और सुअर के जैसा जो मुंह है वो सुअर के जैसा मुंह कर लेता है, उसका मुखौटा पहन लेता है, सुअर का मुखौटा पहन लेता है। तो इसलिए इसे कहते हैं सुअर का मुखौटा। तो सुअर का मुखौटा था, सुअर बनता है। और एक व्यक्ति बनता है मित्रों शिकारी। क्या बनता है? शिकारी। तो वो जो शिकारी है वो शिकारी मित्रों इसमें क्या है? इस सुअर को मारता है। शिकारी क्या करता है मित्रों? शिकारी है मित्रों, इस सुअर को मारने का प्रयास करता है। तो एक व्यक्ति जो शिकारी बनता है, एक व्यक्ति है सुअर बनता है और सुअर को शिकारी मारता है। और ये इस नृत्य को मित्रों वर्तमान में ये विलुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि वर्तमान में इस पर क्या है? रोक लगा दी गई, इसलिए थोड़ा विलुप्त होने की कगार पर है। क्योंकि इसमें खतरा रहता है कि कई बार तीर लगाते हैं, वो तीर चल जाता है और लग जाती है, इसलिए इसको विलुप्त होने की कगार पर आ गया ये नृत्य। हाँ, तीसरा रमणी नृत्य। भिल्लों का तीसरा नृत्य कौन सा है? रमणी नृत्य। कौन सा है मित्रों? रमणी नृत्य है। भिल्लों का तीसरा नृत्य है रमणी नृत्य। तो देखिए मित्रों, जो रमणी नृत्य की बात की जाए तो देखो मित्रों, जो हमारी भील जनजाति है, ये भील जनजाति देखो हमारे मुख्यतः बात की जाए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, इन क्षेत्रों में भील है वो निवास करते हैं। तो मुख्यतः ये नृत्य उसी क्षेत्रों में होगी। कोई स्पेशली होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ये इसी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जैसे भवाई है वो मेवाड़ का, मुख्यतः उदयपुर का प्रसिद्ध है। अब बाकी जो नृत्य होंगे सूकर नृत्य है, रमणी नृत्य, ये जो भील जनजाति वाला जो एरिया है उन भील जनजाति वाले सभी एरिया में होंगे। जैसे आपके प्रतापगढ़ में है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, इन सभी क्षेत्रों में ये नृत्य होंगे। ठीक है। तो रमणी नृत्य की बात की जाए मित्रों, तो ये रमणी नृत्य विवाह मंडप के सामने, विवाह के समय, विवाह मंडप के सामने, विवाह मंडप के सामने महिलाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? महिलाएं करती है। तो विवाह मंडप के सामने महिलाओं के द्वारा भील महिलाएं विवाह के अवसर पर विवाह मंडप के सामने जो नृत्य करती है उसे रमणी नृत्य कहते हैं। पुरुष है वो बांसुरी, मांदल वगैरह बजाते हैं इसमें। ठीक है। हाँ, इसके अलावा देखो मित्रों, गौरी नृत्य जो हमने पढ़ा था, गौरी नृत्य का जो वाद्य यंत्र है वो वाद्य यंत्र भी ध्यान रखने लेना मित्रों, मैंने बता दिया होगा, या देख लेना आप गौरी नृत्य में, वापस देख लेना। गौरी नृत्य में जो वाद्य यंत्र होता है वो वाद्य यंत्र थाली और मांदल मुख्यतः प्रश्न पूछ लेते कई बार। गौरी नृत्य जो हमने पीछे पढ़ा था अभी, गौरी नृत्य भिल्लों का सबसे बड़ा जो नृत्य है उसमें मुख्य वाद्य यंत्र कौन से प्रयोग होते हैं? तो थाली और मांदल। कौन सा होता है? थाली और मांदल। तो मांदल वाद्य यंत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे जब वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। ताल या अवनद वाद्य यंत्र जो चमड़े से मंडा होता है उसको मांदल वाद्य यंत्र कहते हैं। तो मांदल और थाली का प्रयोग होता है गौरी नृत्य में। ठीक है। अब देखिए मित्रों, रमणी बेरीसाल नृत्य कौन सा है? बेरीसाल या बेरीहाल भी बोल सकते हैं, बेरीसाल या बेरीहाल। तो ये मित्रों ये नृत्य होता है उदयपुर, और उदयपुर का एक क्षेत्र है खेरवाड़ा। उदयपुर का कौन सा क्षेत्र है? खेरवाड़ा।
तो उदयपुर के खेरवाड़ा में रंग पंचमी पर, कब होता है? रंग पंचमी, होली के 5 दिन बाद, होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी पर होता है मित्रों। कौन सा नृत्य होता है मित्रों? ये बेरीसाल या बेरीहाल नृत्य। देखो मित्रों, एक बड़ा सारा ढोल होता है, उस ढोल का नाम होता है बेरीहाल। उस ढोल का नाम क्या होता है? बेरीहाल। तो उस बेरीहाल नामक ढोल पर उदयपुर के खेरवाड़ा क्षेत्र में रंग पंचमी पर जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बेरीसाल या बेरीहाल नृत्य। शिकार नृत्य, बिल्लों का ही कौन सा है मित्रों? 2, 3, 4 और पांचवा कौन सा है? शिकार नृत्य। तो बिल्लों का जो शिकार नृत्य है मित्रों, नाम से स्पष्ट है, शिकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें किसका प्रदर्शन होगा? शिकार की कला, शिकार खेलने की कला का प्रदर्शन किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? शिकार नृत्य। बिल्लों का ही मित्रों है लाठी नृत्य। कौन सा है? लाठी नृत्य। तो लाठी नृत्य की बात की जाए मित्रों, तो इसमें लाठी चलाने की कला का प्रदर्शन, तो भील लोग हैं वो लाठी चलाने की, नृत्य करते समय लाठी चलाने की कला का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? लाठी। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ नाम रखना है इनका सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना। देखो, शिकार नृत्य या लाठी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो शिकार और लाठी किसका है मित्रों? ये आपको ध्यान में रखना है, भिल्लों का नृत्य। बाकी इनसे वैसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, इतना ही ध्यान रखना है, लाठी और शिकार है भिल्लों के। गोरी नृत्य कौन सा है? गोरी नृत्य। तो मित्रों, गोरी नृत्य भी किसका है? गोरी नृत्य भी मित्रों भिल्लों का है। किसका है? गोरी नृत्य भी भिल्लों का है। और गोरी नृत्य है मित्रों, ये माता पार्वती की याद में, किसकी याद में होता है? पार्वती की याद में। गौरी पार्वती को कहा गया है मित्रों, शिव की पत्नी थी पार्वती, और पार्वती जब मित्रों पीर जाती है तो पार्वती की याद में, माता पार्वती की जब पीर गमन की याद में भाद्रपद पूर्णिमा के एक दिन पहले किया जाता है। तो माता पार्वती के पीहर गमन की याद में भाद्रपद पूर्णिमा के एक दिन पहले कौन सा नृत्य किया जाता है? गौरी नृत्य। तो मित्रों, गौरी नृत्य है ये माता पार्वती के पीहर गमन की याद में भाद्रपद पूर्णिमा के एक दिन पहले किया जाता है, वो है गौरी नृत्य। गौरी बोला गया माता पार्वती को। नेक्स्ट है आपका हाथी मना नृत्य। कौन सा है? बिल्लों का कौन सा नृत्य है? हाथी मना नृत्य। तो हाथी मना नृत्य ये भी विवाह पर होता है। विवाह पर मित्रों हाथों में घुटनों के बल बैठकर तलवारें लेकर, कैसे होता है? तलवार की। तो बिल्लों का ऐसा नृत्य जो विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवारों से नृत्य करता है, तलवारें लेकर, हाथों में तलवारें लेकर। तो बिल्लों का ऐसा नृत्य जो विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठते हैं और ये तलवारें चलाकर ये नृत्य करते हैं। विवाह के अवसर पर तलवारें चलाकर जो नृत्य करते हैं उसका नाम क्या है? हाथी मन्ना नृत्य। क्या नाम है उसका? हाथी मन्ना नृत्य। तो बिल्लों का ऐसा नृत्य जो तलवारों के बल पर किया जाता है उसका नाम याद रखना आपको, हाथी मन्ना। कौन सा नाम है? हाथी मन्ना। नेजा नृत्य कौन सा है? नेजा नृत्य। नेजा क्या है मित्रों? तो नेजा है मित्रों, नेजा एक बांस का पौध रोप जाता है और बांस पर एक नारियल बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? बांस पर एक नारियल बांधा जाता है। बांस पर क्या बांधा जाता है? बांस पर एक नारियल बांधा जाता है और उस नारियल को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। तो भील जनजाति में होली के अवसर पर, कब होता है ये? होली के अवसर पर स्त्री पुरुष दोनों करते हैं इसको, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर युगल रूप से करते हैं। देखिए मित्रों, एक बांस होता है, उस बांस पर है एक नारियल है, वो नारियल लगा दिया जाता है ऊपर। फिर जो पुरुष है, जो कुंवारे छोरे होते हैं, कुंवारे लड़के होते हैं, वो कुंवारे लड़के हैं, उस नेजा को, जो नेजा मतलब नारियल होता है, उस नारियल को तोड़ने का प्रयास करते हैं। उस बांस पर चढ़ते हैं और नारियल को तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन नीचे जो स्त्रियां खड़ी होती हैं वो उनके कोड़े मारती हैं। तो लड़के हैं उस नेजा को तोड़ते हैं, लेकिन जो नीचे लड़कियां या स्त्रियां खड़ी होती हैं वो उनके क्या मारती है? भील जाति की जो लड़कियां हैं वो उनके कोड़े मारती हैं, और लड़के वापस चढ़ते हैं और वापस गिर जाते हैं। उस पोल पर वापस नेजा को तोड़ने के लिए चढ़ते हैं, वापस गिर जाते हैं, पीछे से कोड़ियाँ मारती हैं। और लास्ट में कहते हैं कि जब थक जाती हैं तो ये इनको है जो नेजा तोड़ने का है छूट दे देती है, और फिर ये लड़के हैं उस नेजा को तोड़कर है नीचे ले आते हैं और कहते हैं कि नेजा तोड़कर जो लाता है उसका विवाह जल्दी हो जाता है। ऐसी मान्यता है भील जनजाति में। तो ये है नेजा नृत्य जो स्त्री और पुरुषों द्वारा युगल रूप से होली के अवसर पर किया जाता है। बांस पर एक नारियल बांध दिया जाता है और लड़के उस नारियल को तोड़ने का प्रयास करते हैं, लड़कियां उनकी क्या मारती है? कोड़ा। तो ये नेजा नृत्य।
तो ऐसा नृत्य जो युगल रूप से होता है, युगल रूप से होता है मुख्य रूप से स्त्री पुरुषों के द्वारा, वह नेजा नृत्य, ठीक है। इसके अलावा घूमरा, कौन सा नृत्य है? घूमरा नृत्य। तो जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर में घूम घूम कर जो भील जनजाति की स्त्रियां हैं 2 अर्धवर्त बना लेती है और घूम घूम कर जो नृत्य करती है उसका क्या नाम है? घूमरा नृत्य। एक है युद्ध नृत्य, कौन सा है? युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य की बात की जाए तो वर्तमान में है मित्रों इस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि भील जनजाति है मित्रों जब युद्ध नृत्य करती है तो आपस में लहू लहान हो जाते हैं। ये ऐसे लड़ते हैं नृत्य करते समय कि वास्तव रूप में लड़ रहे हैं, रियल लाइफ में ये लड़ रहे हैं। और ये युद्ध नृत्य करते समय उस समय एक शब्द बोलते हैं, ये कौन सा शब्द बोलते हैं? फायरे फायरे। ये इंपॉर्टेंट है मित्रों। भील जनजाति कौन सा नृत्य करते समय फायरे फायरे शब्द बोलती है? तो भील जनजाति है युद्ध करते समय, युद्ध नृत्य करते समय फायरे फायरे बोलती है। फायरे फायरे का मतलब होता है जब भील फायरे फायरे शब्द बोलते हैं तो सभी जितने भी भील सैनिक है वो एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और उनका फायरे फायरे का अर्थ ये निकालते हैं कि किसी पर क्या आई है? मुसीबत आई है। और मुसीबत में क्या ये सभी जगह एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। यदि किसी को पीटना होता है तो कोई बीच में जाकर बोल देता है फायरे फायरे। इतने में जितने भी ये भील होते हैं ये भील सभी एक जगह क्या हो जाते हैं? वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं और अगले को क्या है उसके क्या करते हैं? फिर पिटाई वगैरह कर देते हैं। तो युद्ध नृत्य जिसको करते समय है मित्रों भील क्या बोलते हैं? फायरे फायरे शब्द बोलते हैं। वर्तमान में मित्रों इस पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई, क्योंकि ये वास्तविक रूप से ये क्या है? खतरनाक साबित होता है। नृत्य करते समय कई बार इन पे क्या है? चोट भी लग जाती है। तो ये था युद्ध नृत्य। इसके अलावा एक छोटा सा नृत्य और ध्यान रखना, द्विचक्री। द्विचक्री नृत्य कौन सा है? द्विचक्री नृत्य। तो मित्रों द्विचक्री नृत्य की बात की जाए तो ये 2 चक्र बनाकर, देखो द्विचक्री यानी 2 चक्र बनाकर नृत्य करते हैं भील स्त्री पुरुष, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? द्विचक्री। तो एक बार वापस देख लीजिए इनको सभी को, गौरी नृत्य के अलावा सभी एक बार वापस देख लीजिए एक एक लाइन के, इनके नाम याद रखने कि ये किस जाति के? ये भील जनजाति के नृत्य हैं। सुकर नृत्य, सुअर का मुखौटा लगाकर एक व्यक्ति शिकारी बनता है, एक सुअर बनता है और ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। वर्तमान में विलुप्त होने के कगार पर है। सुकर नृत्य हो गया, ठीक है। रमणी नृत्य भी किसका है? भिल्लों का। विवाह मंडप के सामने कौन करती है? महिलाएं करती है रमणी नृत्य, ठीक है। तीसरा बेरीसाल या बेरीहाल नृत्य, उदयपुर के खेरवाड़ा में रंग पंचमी पर एक बेरीहाल नामक ढोल पर यह नृत्य किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बेरीसाल या बेरीहाल नृत्य। नेक्स्ट कौन सा है? शिकार नृत्य, यानी शिकार की कला का प्रदर्शन करते हुए जो नृत्य होता है वो शिकार नृत्य। लाठी चलाने की कला का प्रदर्शन करते हुए लाठी नृत्य। इन सभी नृत्यों के नाम याद रखने मित्रों, ये किस जाति के? ये भील जाति के। गोरी नृत्य, गोरी किसको बोलते हैं? पार्वती को। तो पार्वती के पैर गमन की याद में भाद्रपद पूर्णिमा से एक दिन पहले ये नृत्य होता है। हाथी मना नृत्य, भील जनजाति में विवाह के अवसर पर तलवारों के बल पर जो नृत्य होता है उसे हाथी मना नृत्य। नेजा नृत्य युगल नृत्य, एक युगल नृत्य अर्थात स्त्री पुरुष साथ मिलकर करते हैं। बांस पर बांधे गए नारियल को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। इस नारियल को तोड़ने के लिए जो लड़के हैं वो चढ़ते हैं, नीचे से लड़कियां क्या मारती है? कोड़ा मारती है उनकी। ये नेजा नृत्य हो गया, ठीक है। घूमरा, घूमरा नृत्य की बात की जाए मित्रों तो घूमरा नृत्य है ये घूम घूम कर किया जाता है स्त्रियों द्वारा 2 अर्धवर्त बना के। युद्ध नृत्य, इसमें युद्ध की कला का प्रदर्शन किया जाता है और युद्ध नृत्य करते समय क्या बोलते हैं? भील है वो फायरे फायरे शब्द बोलते हैं। और द्विचक्री नृत्य की बात की जाए तो स्त्री पुरुष मिलकर 2 चक्र बनाकर नृत्य करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? द्विचक्री। तो मित्रों ये सारे के सारे नृत्य हैं वो हमने भील जनजाति के पढ़े हैं, ठीक है। तो ये भील जनजाति के नृत्य कंप्लीट होते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट में हम जो आगे की जनजाति हैं उनकी नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा अंतिम पार्ट होगा नेक्स्ट। धन्यवाद।